जय हिंद दोस्तों। आप सबकी दीपावली मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से गुजरी होंगी और इस दौरान 3 दिन तक हम लोगों ने अभी तक कोई क्लास नहीं की है। तो आज से फिर हम लोग एक नए सिरे से वही जो हम लोग पिछली बार छोड़े थे 40 मैथ प्रैक्टिस सेट, उसी क्रम में आज फिर से 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ यूपीएसआई ही नहीं, यूपीपी, एसएससी, बीपीएससी, सीसैट वगैरह इन सब के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सब का निचोड़ यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग प्रश्न को देखने से पहले उसका सलूशन पहले अपने आप लगाइएगा, फिर आप मिलाइएगा कि आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। मेथड आप कोई भी लगाएं, चाहे एक्स वाला लगाएं या कोई और तरीका आपको पता है, उसके बाद आप सलूशन देखिएगा और फिर जो सलूशन आपको बेटर लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि जब किसी वस्तु को 35% की छूट पर बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ये आपके डिस्काउंट का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हमने बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो से बना लीजिए, बस सीपी, एमपी और एसपी। आपको ध्यान बस इतना देना है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज सीपी से होगा। तो देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 35% का। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये की जो मार्केट प्राइस वाली वस्तु थी उसकी कीमत कितनी है? 65 रुपये। कितनी है? 65 रुपये। इसको आप रेशियो लेकर भी लगा सकते हैं, पहले अभी ऐसे बता रहा हूँ फिर रेशियो बता दूंगा। उसके बाद कह रहा है कि 35 का डिस्काउंट देने के बाद 9% की क्या हो जाती है? हानि। हानि का मतलब हो गया कि 100 की जो वस्तु था, एक क्रय मूल्य था, वो हमारी बिकेगी कितने में? 91 में। ठीक, जब भी ऐसे डाटा मिले तो जहाँ पर दो डाटा मिले उनको आप सेम कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें ये दोनों एसपी हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने के लिए क्या करेंगे? देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है 13 गुणे 7 लिखा हुआ है। ऊपर अगर हम ध्यान दें तो लिखा है 13 गुणे 5। देखो 13 तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ऊपर वाले में मैं 7 से गुणा कर दूं और नीचे वाले में 5 से गुणा कर दूं तो दोनों डाटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि मुझे ये 5 और 7 का गुणा एसपी में नहीं करना है क्योंकि मुझे नया एसपी निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे? ऊपर 7 से गुणा हो रहा है तो जो मार्केट प्राइस 100 था वो कितना बन जाएगा? 700 बन जाएगा। बात क्लियर? और जो आपका सीपी 100 है वो कितना बन जाएगा? 500 बन जाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन में गुणा कैसे हो रहा है? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी आप इसमें गुणा मत कराइए, इसका कोई मतलब नहीं मुझे कराने, क्योंकि ये तो मुझे लग गया बराबर हो गया। अब क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 12% का लाभ कमाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 12% का लाभ। तो लाभ की गणना हम लोग कहाँ से करें? क्रय मूल्य से। अब अगर क्रय मूल्य 500 है तो इसको जब विक्रय बनाओगे 12% लाभ पर, कितने? 12% लाभ पर। तो देखो 500 गुणे 112/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए? की बात की मुझे चाहिए क्या? एमपी और एसपी। एमपी है 700, एसपी ये बना, इन्हीं दोनों का रेशियो ले लो। और जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो देखो ये तो यहाँ से कट जाएगा पूरा, कोई दिक्कत? इसको 5 से काट दीजिए, 14 पंचे 70, ये हो गया 140। अब ये 14 से फिर कट जाएगा, 14 से काटिए 10, इधर हो जाएगा 8, फिर अभी कट जाएगा 2 से, इधर हो गया 5, इधर हो गया 4। अब बताओ 5 की वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी? 4 में। तो कितने का डिस्काउंट दिए? 1 का डिस्काउंट दिए कहाँ से है? 5 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100, या फिर जिसको पता है तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। यानी कि आपको 20% का डिस्काउंट देना होगा 12% का लाभ कमाने के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हो यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो। देखो अगर किसी संख्या में आप 15% बढ़ाए तो 115/100 होगा। वो 15 घटा दिए तो 85/100 होगा। तो मान लो संख्या आपकी ए रही होगी और इसका वैल्यू अगर 782 दिया गया तो यहाँ से अगर आप ए निकालना चाहें तो देखो जो वैल्यू गिवन होती है वो बटे में आ जाती कि नहीं? जैसे 115 गुणे 85 बटे में आ जाएगा
और 100 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो ये तुम्हारी संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? किसी कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इसी को हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें जो वो पीछे वाला समझ चुके हैं कैसे किया जाता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे पीछे वाला तरीका डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। जैसे संख्या दी गई कितना, 782, ठीक है। अब ये बनी कब थी, जब 15 की वृद्धि किए थे। तो जब हम पीछे जाएंगे तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 100/115, ठीक। उसी तरह 15 की कमी हुई थी, पीछे जाएंगे तो 100/85। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये जो तुम्हारा ये बन गया है इतना हिस्सा, ये हिस्सा तुम्हारी अब क्या बन गई, संख्या। ये हमारी क्या है, संख्या। पीछे आपने देखा है जब ये हमारी संख्या बन गई तो अब इसका हमें निकालना क्या है, 25% कमी। 25% कमी का मतलब 75/100। फिर 25% वृद्धि यानी 125/100। उसके बाद 20% कमी यानी 80/100। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई समस्या हो यहाँ तक तो बताइए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 200, तो 1 और 200 हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको काटिए, 17 से काट दीजिए। देखो इसको काटते हैं, 17 चौके 68, 17 छक्के 102, 17 पच्चे 85। कोई दिक्कत? अब देखो 5 से इसको काट दीजिए, 15 पच्चे 75, 25 पंचे और 25 चौके, 20 चौक 80। 5 से इसको काट दो, 23। कितना हो गया, 23। 23 दूनी 46, 2 आ गया। अच्छा सबका गुणा करा लो, 2 गुणे 15 गुणे 2 यानी 15 चौके 60, 600 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर? तो आंसर कितना हो गया, 600। समझ गए ना मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखा? तो पीछे वाला आप देख लीजिए कैसे बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x प्लस 5 से कितना प्रतिशत कम है। काम नहीं, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब कितना प्रतिशत कम है तो देखिए बहुत आसान से तरीके से हम लोग को लगाना है इसको। 250, अब आपको पता का मतलब गुणा होता है x प्लस 20%, ठीक। फिर क्या लिखा है, 220 के x%, ठीक, से 25% अधिक है। समस्या ये है कि हम इसको समझें कैसे, कि किधर हम 125 लिखें, किधर क्या लिखें। तो मान लो ये तुम्हारा a है और ये हिस्सा b है, ठीक। और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ रेशियो। तो अगर मैं इसको इसके आधार पर लिखना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे a लिखूँ और यहाँ पे b लिखूँ, तो कह रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये इस वाले हिस्से से 25% अधिक है, यानी a b से 25% अधिक है। और 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब देखो जैसे ये बन गया तो ये चीज़ दोनों बराबर होंगी, यानी बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। कुछ चीज़ें का डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो, जैसे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से, 25 गुणे 4 x प्लस 20 बराबर 22 x गुणे 4, सॉरी 5, 22 x गुणे 5। कोई दिक्कत है यहाँ से? 5 से कट जाएगा, देखो 5 से काट दो, 50 25, 5 चौके 20, 20 से ये चला गया, बचा कितना, 2x। 2x बराबर देखो तुम्हारा इधर 20 है ना, 20 बाहर यानी 20 20 400, 2 से काट दो, कितना बचा, 200, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 200। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बस वही 25% अधिक किधर लिखना है, उसी में दिक्कत होगी तो उसको इस फॉर्मेट में लिख देना, रेशियो वाले, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब ये तुम्हारा x की वैल्यू 200 मिल गई, अब इसको सिर्फ इस वाले मान में पुट करो, आंसर लो। अब पुट कैसे करेंगे देखिए, x प्लस 50 मतलब कितना हो गया, 250 का कै परसेंट, 10%, ठीक। फिर आगे क्या कर रहा है, x यानी 200 का कै परसेंट, 15%। इसी का रेशियो ले लो पहले, थोड़ा छोटा हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक। 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 50 25, 5 से 15, यानी कि 5:6, ये बना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देना।
क्वेश्चन ये कह रहा है x प्लस 50 का 10% x के 15% से, यानी से किधर से हो रहा है, सेकंड वाले की तरफ से, यानी इधर से, तो इससे कितना कम है, एक, किससे, 6 से। तो 1/6 की वैल्यू कितना होती है, 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत है? इस तरह लगाएंगे तो बहुत आसानी से आंसर आएगा, अदरवाइज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 259, जबकि बी और सी का लघुत्तम समापवर्तक 481 है। तो ए माइनस बी और बी प्लस सी का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना दिया गया है, 259। क्लास में मैंने इसको कई बार बताया है, जो ऑफलाइन पढ़ाया गया है, एलसीएम कैसे लिखा जाता है। और बी और सी का जो एलसीएम है वो हमारा 481 है। क्लास में आपको कई बार बताया गया अगर संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका गुणनफल ही क्या होता है, उनका लासा होता है। अब दिक्कत यह है कि 259 है किसका गुणनफल, या 481 किन दो संख्याओं का गुणनफल है। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि 5 के स्क्वायर पे पहुंच जाओ। अगर मैं 259 की बात करूं तो ये हमारा लगभग 15 के पास में, क्योंकि 16 256 हो जाएगा, 15 225 रहेगा। तो 15 के पीछे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ उनसे चेक करना है। अगर 15 के पीछे की बात करूं तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लो, 7 से 7 21 4 7 7 49 कट जाएगा, 7 से कट रहा है। संख्या किससे कट रही है, 7 से। तो 7 से आप काट दीजिए, जैसे 7 से इसको हम ब्रेक कर दें, 7 7 21 और 7 7 49। ठीक, अब ये क्लियर हो गया कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोनों में बी बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों में बी क्या है, बैठा हुआ। तो या तो ये संख्या 7 से कटेगी या फिर 37 से कटेगी। तो अगर हम 7 से चेक करें तो 7 7 49, यानी कि पीछे आ जाएंगे, 42 बच्चा 6 61, 7 से नहीं कट रहा, मतलब 37 से कटेगा। अब अगर 37 से कटेगा तो 37 तो एक फैक्टर होगा ही। ठीक, अब 37 से काटो, 37 से करना, 37 बच्चा 11, 37 3 111। अरे जब आप क्लास में पढ़े होंगे पहला चैप्टर डिविजिबिलिटी, वहाँ में रहता है 111 37 गुणे 3 होता है। ठीक, अब देखो इसमें से कोई संख्या कॉमन दिख रही है 37, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37। b की वैल्यू कितनी हो गई, 37। a की वैल्यू कितनी हो गई, 7। c की वैल्यू कितनी हो गई, 13। हमें करना क्या है, a माइनस बी या b माइनस ए, इनको घटाओगे तो कितना आएगा, 30, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। अब बताओ इन दोनों का HCF महत्तम समापवर्तक, ऑप्शन से ही देख लो, 10 ही ऐसी संख्या जो दोनों काट रहे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है, फिर बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है और प्रत्येक 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए ब्याज अर्जित करता है। वही, यदि बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख रुपए हो तो बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित कर रहा है? तो देखिए आपको इसमें सोचने के लिए इतना परेशान नहीं होना है, सीधे आप देखो, जब आप किसी बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं उस पर आपको 6% ब्याज मिलेगा, यानी बैंक अपनी जेब से तुमको 6% देगा। लेकिन जो पैसा आपने जमा किया है उसी को बैंक जब शेयर बाजार में ले जाता है तो 3 लाख जमा करता है तो उसको 30,000 मिलते हैं। तो 3 लाख जमा किया और 30,000 मिला है, देखो 3 लाख का कै परसेंट 30,000 होगा, 10%। कितने परसेंट, 10% होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब बैंक तुमको दे रही है 6% और कमा रही है 10%। इसका मतलब वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, 4%। कितना कमा रही है, 4%। सीधे सीधे समझ रहे ना भाई, 6% आपको दिया, फिर उसको 3 लाख पे 30,000 मिला, इसका मतलब 10% उसको मिल रहा है। तो 10% कमा रहा है, जिसमें से 6% आपको दे दिया, तो आपको उसने कमाया कितना आपसे, 4% प्रॉफिट। और इस 4% प्रॉफिट उसको कितने रुपए पे अब निकालना है, 60 लाख पे। तो 6 चौक 24 वाला कोई ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। जीरो देखिए मत, सीधे लगा दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रैक्टिस ऐसी करो कि एकदम तुरंत आंसर आए, जैसे क्वेश्चन में कुछ थे नहीं पीछे।
वो बताने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएंगे। जैसे लिखा, जब अंक ए को 5578 में जोड़ा जाता है तो 9 से विभाज्य होता है। अब 9 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब इसका योग भी 9 से क्या होगा, कटेगा। तो 5 5 10 8 18 बचा कितना, 7। 7 में कितना जोड़ोगे तो कटेगा 2। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर कह रहा है जब अंक बी को 7215 में घटाया जाता है तो 9 से विभाज्य। तो देखिए 7 दोनों कट जाएगा, 5 1 6 बचेगा। अगर जोड़ना होता तो मैं इसमें 3 जोड़ता, लेकिन घटाना है तो हम 6 को ही गायब कर देंगे, यानी कितना घटाएंगे, 6। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, यानी 6 2 8 आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। जब जोड़ना हो तो हमें 9 बनाना है, घटाना है तो 0 बना देना है, बस 0 बनाने में जितना है उतना ही घटा दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14,400 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद 23,400 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए पहले इसको हम आप लोग के तरीके से लगाते हैं, फिर इसको डायरेक्ट बनाते हैं। देखो 14,400 कितने बन गए, 23,400, यानी ब्याज कितना मिला, 9,000 मिल गया। एसआई बराबर 9,000, 9,000 मिला किस पर है, 14,400 पे। कितने साल में, 5 साल में। रेट हमको पता नहीं है, और बटे में 100। कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। अब 9 से काट दिया जाए भाई, 9 से काट दो यहाँ से। इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1,000 बचेगा, और इसको 9 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 8 से काट दो, ये होगा 125। 8 से जब आप काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, क्योंकि 125 गुणे 8 1,000 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2। फिर 5 से काट दो, ये कितना बचा, 25, यानी आर की वैल्यू हो गई 25/2%। कोई दिक्कत भाई, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25/2%। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे। अब हमें निकालना क्या है, 8,000 रुपये पर 25/2% की दर से कितने वर्ष, 3 वर्ष, बटे में 100। काट दिया जाए, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, बचा कितना, 3, और कितने जीरो बच रहे हैं, 3, यानी ब्याज कितना मिलेगा, 3,000। बात क्लियर भैया, कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए। आर निकाले, उसी आर को नीचे पुट कर दिए, आंसर हो गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखा, दूध और पानी के 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो जाए। 50% पानी का मतलब कितना हो गया, 1 और 1 हो गया, 1:1। भाई 50% पानी का मतलब क्या होता है, 1:1, आधा आधा। ठीक, अब देखो इसको डायरेक्ट लगाते हैं। 32 लीटर था, गुणे बटे में टोटल मात्रा 5 3 8। ऊपर हमें वो मात्रा लिखनी है जो मिलाई नहीं गई, तो हमने मिलाया क्या है, पानी, यानी मात्रा किसकी लिखेंगे, दूध की। तो दूध कितना था, 5, बराबर आगे की मात्रा मुझे नहीं पता, ए रख दो, गुणे। अब इधर टोटल मात्रा 1 1 2 हो गई, क्योंकि मिलाने के बाद ये बन जाएगा रेशियो, और इसमें दूध कितना है, 1। इसको काट दीजिए, 4 8 32, 8 1/2 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 8 चौक 32। अब ये 2 भी इधर गुणा हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। पहले मात्रा कितनी थी, 32, अब कितनी हो गई, 40, यानी कितने लीटर मिलाया हो, 8 लीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। दिक्कत है, इसी लोग रेशियो से बनाते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, 12% कमीशन देती है, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद ₹52,350 जमा करा देता है तो बिक्री का पता लगाएं।
इस दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक में आपको कमीशन दिया जाएगा यानी विक्रेता की कमाई दी जाएगी, और एक आपको काटने के बाद जो कंपनी में जमा करता है उसकी वैल्यू दी जाएगी। तो बस ध्यान ही रखना है कि जब कंपनी की वैल्यू दी जाए यानी जितना पैसा कंपनी में जमा करता है उसमें से कमीशन हमेशा माइनस किया जाएगा, और जब कमीशन ही दिया रहे और आप और कमीशन ले रहे हैं तो दोनों कमीशन आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसको डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग, एक्स वाला तरीका नहीं लगाएंगे। देखो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई कंपनी है जो अपने विक्रेता को 12% कमीशन देती है, यानी यहाँ से मान लो कंपनी ने शुरू किया और इसका पूरा टर्नओवर यहाँ तक चला, जब तक 15,000 था तब तक उसे सिर्फ 12% मिल रहा था। सिर्फ कितना मिल रहा था, 12%, और इधर भी 12% मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 15,000 से प्लस हो गया यानी इसके आगे चला गया, 1% उसको अतिरिक्त मिलने लगा। आप समझना, 1% क्या मिलने लगा, अतिरिक्त। तो आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल शुरू से आखिरी तक उसे 12% मिल रहा है, लेकिन बीच में इतने हिस्से में उसको 13% मिल रहा है। तो हम ये मान लें कि 1% उधर की बजाय इधरों दिए लगे, तो अगर 1% इधर भी देने लगेंगे तो सब पर 13% हो जाएगा, और अगर 1% यहाँ भी देंगे तो इनको कितने रुपये और देना पड़ेगा कमीशन के रूप में, 150। अब ये 150 कमीशन है, तो ये कमीशन किसकी जेब में जाएगा, जो बेचने आता है, विक्रेता की जेब में। तो जब विक्रेता की जेब में जाएगा तो जो तुम्हें 52,350 दिया गया है, ये विक्रेता की इनकम नहीं, ये कंपनी की इनकम दी गई। तो कंपनी की इनकम से ये इतना कमीशन और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना कमीशन कम हो गया तो हमारे पास बचा कितना, देश 5,000, तो 52,200। मेरे पास कितना बचा, 52,200 रुपये। अब ये 52,200 तुम्हारा किसका है, कंपनी की इनकम है। किसकी इनकम है भाई, कंपनी की। तो अब ध्यान ये देना कि यहाँ से 13% तो तुमने हटा दिया, और 13% क्या था, कमीशन था। अब 13% कमीशन जब हट गया तो कंपनी के खाते में गया कितना, 87%। कितना गया, 87%। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई डाउट है अभी? इसको डायरेक्ट काट दिया जाए या फिर आप दो बार में काट देना, एक बार 29 एक बार 3 से 29 या 87 कट जाता है। डायरेक्ट अगर काटना है, देखो इकाई अंक यहाँ पे 2 लिखा है कि नहीं, ये देखो 2 कब बनेगा, जब इसमें 6 से गुणा कराएंगे। 6 7 42 का 2, 4 आया, 48 4 52। तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। निकालना कितना है, 100%। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, वही सही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा एक परिवार का औसत मासिक खर्च 4 माह पहले 2500 था। अब देखो औसत मासिक खर्च है, औसत है, अगर 4 माह पहले इतना था। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 औसत है। तो अगर औसत था तो कुल 4 माह में कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक, क्योंकि औसत था, कुल बनाएंगे तो उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है अगले 5 माह के दौरान, जब अगले 5 माह लेगा, देखो औसत था 2750, तो 5 माह के दौरान टोटल खर्च जो हो जाएगा 13,750। गुणा करा लीजिए, 13,750। फिर कह रहा अंतिम 3 माह के दौरान, यहाँ भी औसत दिया गया है। तो जब औसत दिया गया है, 3 माह के दौरान औसत है, तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10,650। अच्छा, ये जितना आप लिखे हैं ये तीनों, ये क्या है, खर्च हैं। ये क्या है, खर्च। अब अगर खर्च में हम बचत जोड़ दें तो हमारी कुल आय हो जाएगी नहीं। तो बचत है कितनी भाई, टोटल बचत में औसत नहीं दिया, बचत में कह रहा है कुल बचत। ये देखो यहाँ लिखा ना कुल बचत, तो कुल बचत कितनी है, 5,500। कोई दिक्कत, यहाँ से टोटल आय कितनी हो जाएगी। सबको क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए, सबको ऐड कर लीजिए, 3,9,900। अब इसको हमें बनाना है औसत। तो औसत निकालने के लिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो 12 से क्या कर देंगे, भाग कर दीजिए, भाग करिए भाई, 12 3 36, फिर 12 3 36। अब कितना बचा, 30, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। ठीक, भाग कर दीजिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात क्लियर हुई। 12 3 36, 3 बचा, फिर 12 3 36, 3 बचा, 30 हो गया, फिर 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60।
यानी कि आपका आंसर हो गया 33 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रम में 21A 43B 57C 12 34 51 30 संख्याएं क्रमिक रूप से 1 से 10 तक बाएं से दाएं की संख्या में है। जब प्रत्येक संख्या की क्रम संख्या को संख्या से घटाया जाता है तो नई संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। तो ए बी और सी का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ करना नहीं है भाई, ए बी और सी का औसत निकालना है ना, तो पहले देखो क्रम लिख लो। ये किस क्रम में है? एक, ये है 2 पर, ये है 3 पर, ये है 4 पर, ये है 5 पर, 6 7 8 9 और ये किस पे है? 10 पे। हम संख्याओं को लिख ले रहे हैं। अब 21 से 1 गया 20 प्लस ए से कितना जा रहा है? 2 गया प्लस 43 से कितना गया? 3 40 बचा प्लस 20 से कितना गया? 4 प्लस 57 से कितना गया? 5 यानी कितना बचा? 52 प्लस सी से कितना गया? 6 प्लस 12 से कितना गया? 7 यानी कितना बचा? 5 प्लस 34 से कितना गया? 8 कितना बचा? 26 और 51 से कितना गया? 9 कितना बचा? 42 और 30 से कितना गया? 10 यानी कितना बचा? 20। इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो बन जाएगा 205 प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 12 बटे औसत निकाला ना, बटे में 10 और बराबर 25। कोई दिक्कत? अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर हो जाएगा 250। ध्यान दो, ये भाई साहब इधर जाएंगे कितना हो जाएगा? 250। ये 205 जाके घट जाएगा ना, हो जाएगा कितना? 45 और 12 जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 12 57। इनका योग हो गया। मुझे बताना क्या है? तीनों का औसत। औसत मतलब बट्टे में कितना कर दिया जाए? 3। तो यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 19 3 57 यानी आंसर कितना हो गया? 19। बात क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज खाली समझना। क्वेश्चन करें कि जिस प्लेस पे जो नंबर है उसको उसी से घटा दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहे पुरुषों के एक समूह ने 4 दिन में एक काम पूरा करने का फैसला लिया। हालांकि चूंकि हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर बाहर हो गए, काम छोड़कर चले गए, इसलिए काम 7वें दिन के अंत में पूरा हुआ। शुरुआत में कितने पुरुष थे? जिसको क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो जाके समांतर श्रेणी वाला वीडियो एक बार जरूर देख ले। अब वीडियो में जाएंगे, वहां पे पढ़ा हुआ है। समांतर श्रेणी के लास्ट में इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराए गए। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। हमने मान लिया पहले आपके x थे, ठीक। बाद में जब आपके पास बचेंगे तो x माइनस, क्योंकि कम हो रहे हैं, कितने पुरुष कम हो रहे हैं? 10। देखो जो अंत वाला रहेगा उससे कम कर दिया जाएगा, बताया गया था पीछे 6। तो अंतिम दिन आपके इतने पुरुष बचेंगे, तो पहला प्लस अंतिम बटे में क्या करते थे? 2। उसके बाद कितने दिन में खत्म हुआ है? 7 बराबर कुल काम के लिए पहले वाला दिन लेते थे, यानी 4 गुणे x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो हम इस 2 को इधर भेज दे रहे हैं। 4 दूनी 8, इधर देखो x 2x हो जाएगा, 7 से गुणा होगा 14x हो जाएगा, 14x माइनस 8x। क्लियर है बात? बराबर इसका गुणा यहाँ भी होगा तो हो जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 7। यहाँ से 6x बचेगा, 10 गुणे 6 गुणे 7, 6 से 6 खत्म, x बराबर 70। आंसर कितना हो गया? 70। मैं चाहता डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख देता, लेकिन वो कब करोगे? जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब। पीछे जाके समांतर श्रेणी जरूर एक बार देखें ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा है स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। बिंदु ए से बी तक जाने तथा बिंदु ए पर लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अब इस 2 घंटे 40 मिनट को यहीं पे समझ लो, 40 मिनट को आवर बना दो, बट्टे में 60 कर दो, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? 2/3। यानी इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? 8/3 घंटे। बात समझ गए? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बोट एंड स्टीम जब आपको पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप देखिएगा एक तरीका आपको बताएगा, जब जाएं और उतनी ही दूरी वापस आएँ। तो इसके लिए मैंने बताया था 2dx अपॉन x² माइनस y² बराबर t। जहाँ x है नाव की चाल, d है दूरी, t है आने जाने में लगा कुल समय, y है धारा की चाल। बस यहीं पे पुट कर दो। वैल्यू अगर पुट कर दें तो 2 की वैल्यू पता नहीं, d की पता नहीं है, x यानी नाव की चाल 6 है, बटे में स्क्वायर नहीं करना है, a² माइनस b²। एक बार दोनों को जोड़ दो
और एक बार दोनों को घटा दो, तो 6 और 1.5 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 7.5 और घटेगा तो बन जाएगा 4.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो बराबर समय है कितना? 8/3। इतनी बात क्लियर है? देखो अगर मैं इन दोनों जीरो को हटाना चाहूँ तो यहाँ पे 100 बढ़ा सकते हैं, 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 से 3, 2 चौके 8, 4 से 4, 3 दूनी 6, 15 तियाँ 45, यानी डी बराबर तुमको मिल गया 15/2, 7.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 7.5 किलोमीटर। ऑफलाइन में आपको ये बताया गया है कहाँ से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बहुत आसानी से आप छांटेंगे। देखो जब भी किसी सम संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? सम मिलेगा, और विषम का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। सम प्लस विषम कभी भी रटना नहीं है, कोई भी एक सम संख्या ले लो और एक कोई विषम ले लो, तो क्या आया? 3। एक और चेक कर लेते हैं, 4 5 कितना आया? 9। तो जब सम विषम जुड़ेगा तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा, यानी पहला कथन आपका क्या है? सही है। दूसरा चेक करो, विषम की पावर विषम है, यानी आंसर विषम ही आएगा। 5, सम की पावर सम, यानी आंसर सम ही रहेगा। 2, कभी भी आप विषम संख्या की घात कुछ भी लिखो तो इकाई के अंक हमेशा विषम आएगा, और जब सम की संख्या की कोई भी घात लिखो इकाई के अंक हमेशा सम आएगा, और इकाई से हम लोग पहचानते हैं सम है या विषम है। अब देखो अगर हम एक विषम ले लें एक सम ले लें और इनको माइनस करें तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। कोई भी आप ले लो, हमेशा क्या मिलेगा? विषम। तो विषम और सम का जो अंतर होता है विषम होता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? सम, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर आपको खाली कौन सा सही है? 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, लिखा एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं। ठीक, किसी में 6 पौधे थे। ठीक, पहले वर्ष कितने पौधे थे? 6। गुलबहार के 6 पौधे थे। ठीक, उसके बाद 26 पौधे चमेली के थे। चमेली कितने पौधे थे? 26। तो पौधों का अंतर कितना है? 20। इसी अंतर को मुझे कवर करना है। अगर आपको याद है इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैंने कहा जिसमें साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, वहां पे लगाया गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 पौधे नए लगाता है, तो इसमें 3 जोड़े जाते हैं। ठीक, और प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म किए जाते हैं चमेली के, तो चमेली के 2 पौधे कम किए जाते हैं। अगर हम इन दोनों का अंतर लें तो अंतर कितने का बनेगा? 5, यानी एक साल में 5 का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और डिस्टेंस कवर कितने करना है? 20 का। तो इसको कवर करने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 4 साल लग जाएंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत भैया? चमेली के 26 थे, गुलबहार के 6 थे, यानी पौधों का अंतर 20 था। अब पहले प्रत्येक वर्ष चमेली के 2 पौधे खराब हो जाते हैं और गुलबहार के 3 पौधे नए लगाए जाते हैं, तो अंतर जो गुलबहार 3 बढ़ रहा है वो 2 कम हो रहा है, तो डिफरेंस 5 का हर बार बढ़ता जाएगा। 5 का डिफरेंस कवर होगा, तो हमें डिफरेंस कवर कितने करने था? 20 का। तो 5 का कवर कर रहे हैं तो कितने साल लग जाएंगे? 4 साल लग जाएंगे। 5 चौके 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है और 18,500 रुपये 500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का अतिरिक्त बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें विक्रेता की आय नहीं दी गई थी, कंपनी की आय दी गई। तो यहाँ पे किसकी आय दे दिया? विक्रेता की। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस लगाना है। इस बार डायरेक्ट करते हैं, तो भाई कितने के ऊपर तुमको मिल रहा है? 18,500 के ऊपर क्या % अतिरिक्त मिलेगा? 3% अतिरिक्त मिलेगा। तो इसका 3% आप निकाल लीजिए। 3 × 5 = 15, 18 × 54 = 55, यानी इतने रुपए इसको अतिरिक्त मिलेंगे। इस बार ध्यान दो, तुम्हें विक्रेता की आय दी गई, यानी ये आय इसमें क्या होगी? जुड़ जाएगी। यह इसमें क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो जब जुड़ गई तो टोटल आय विक्रेता की बन गई। वो टोटल आय विक्रेता कितनी बन गई? 16,150 बन गई। अब ये तुम्हारी विक्रेता की आय है, तो विक्रेता की आय देखो 16% कमीशन, 3% बोनस, यानी विक्रेता की टोटल आय आपने कितनी लिख दी? 19%। तो ये वैल्यू किसकी है? 19% की। बात समझ में आ गई? अब इसको डिवाइड कर दो, 19 × 8 = 152, बचा 9, 19 × 5 = 95। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 850 है ऐसा ऑप्शन, ये इसको लगा लीजिए, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात?
पीछे वाले में कंपनी की आय दी गई थी, इस वाले में विक्रेता की आय दी गई। अगर यही कंपनी की आय होती तो मैं यहाँ 555 क्या कर देता, माइनस कर देता इस वैल्यू को। यहाँ पे जो 19 लिखा हूँ यहाँ 100 से घटा के लिखता, क्योंकि उस केस में कंपनी की आय होती। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा है 2 आदमी एक दीवार को 30 घंटे 20 घंटे और 30 घंटे बना सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 150 ईंट कम ईंटों का उपयोग करते हैं, उसी दीवार को 15 घंटे में बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या देखिए, बहुत आसान है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ये कै घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में। ये कै घंटे में कर रहा है, 30 घंटे में। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो काम कितने घंटे में होता है, 15 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 60। तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60। अब ध्यान दो, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है ना, अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी निकालूँ तो कितना होगा, 5। यहाँ है कितना, 4। यानी करना था 5 की क्षमता से, कर रहे हैं 4 की क्षमता से, यानी बीच में वो इधर उधर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसी वजह से इनका जो कमी आई है वो कितने की आ गई, यहाँ पे 1 की, और 1 की जगह उसने दिया कितना, 150। तो अगर 1 की वैल्यू 150 है तो टोटल है कितना, 60। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 छके 90, यानी आंसर कितना हजार हो गया, 9000 ईंटें हो गई। क्लियर है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा हो एक विद्यार्थी एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640। देखो डायरेक्ट लगाएंगे, 640 है ना कुल संख्या, यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया है, 5 और 3, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ से 8। 8 की वैल्यू 640, तो इसको 8 दो। 1 की वैल्यू 80, कोई दिक्कत? अगर 1 80 है तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। ये हो गए लड़के, ये हो गई लड़कियाँ। अब क्वेश्चन का लड़कियों की संख्या में 30 बढ़ा दो, 30 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 270। ऐसा करते अनुपात हो जाता है 14 और 9। 9 की जगह कितना लिख गया, 270। कै गुना हुआ है, 30। तो यहाँ भी कै गुना कर दिया जाए, 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 420। बताओ 400 था, 420 हो गया, तो कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग बढ़े भाई, 20 लोग। यानी आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन। कुछ था क्वेश्चन, नथिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एग्जाम में करना है तेजी से। क्वेश्चन ये कह रहा है 127 की घात 97, 197 की घात 97 को 32 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। इसके लिए एक थ्योरम आपको बताई गई थी कि अगर a की पावर n b की पावर n है और n हमारा कैसा हो, विषम हो, n कैसा हो, विषम हो, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी, a प्लस b से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत है भैया? बस यही थ्योरम यहाँ पे लगाना है। क्लियर? चलो अब इसे करना है, पावर विषम है, सीधे इनको जोड़ दो। जोड़ेंगे तो 7 7 14, 9 2 11 1 12 1 1 2। ये संख्या 224 से कट जाएगी, लेकिन ये देख रहे कट किससे रही, 32 से। देखो ये अगर 32 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगी, 32 से 100 भाग कर दो, 7 बार में पूरा कट जा रहा है, मतलब ये संख्या 32 से भी कट जाएगी, यानी आंसर शेष कितना हो गया, 0। कहने का मतलब या तो संख्या 224 से कटे या उसके फैक्टर से कटे। अब अगर 224 32 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या भी 32 से क्या होगी, कट जाएगी, क्योंकि 224 का एक फैक्टर क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। बात क्लियर है? यहीं पे कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने लिखा कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक, और यहाँ पे n कैसा है, विषम है, n कैसा है, विषम है, तो ये हमेशा a प्लस b से पूर्णतः भाज्य होगा, a प्लस b से पूर्णतः भाज्य होगा। बात क्लियर है? उसी तरह अगर यहाँ पे लिखा जाए a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n क्या है, विषम है, जहाँ n क्या है, विषम है, तो ये हमेशा a माइनस b से पूर्णतः भाज्य होगा, a माइनस b से पूर्णतः भाज्य होगा। बात क्लियर? इसको एकदम ध्यान रखिएगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पे अगर n क्या हो जाए, सम, क्या हो जाए, सम, तो रटना नहीं है। देखो सम रखेंगे तो मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, a माइनस बी और a प्लस
बी, यानी कि अगर पावर सम है और बीच में माइनस है तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक, दोनों से भाज्य होगा। बात समझ गए। और एक लास्ट में आपका बचता है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और अगर एन क्या है, सम है, तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। बात क्लियर। तो एक चीज यहां से अगर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना कि सम के केस में प्लस वाले से कुछ नहीं मिलता है। ठीक, अगर पावर सम है तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से होगा, और अगर विषम है तो जैसा है वैसा, यानी जैसे को तैसा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और अगर सम है और माइनस है तो प्लस माइनस दोनों, और अगर प्लस है तो फिर कोई नहीं। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, संख्या इतने किससे विभाज्य होगी? पावर कैसी है? सम है। पावर कैसी है? 30। 30 सम होता है ना, तो एक बार दोनों जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। जब जोड़ेंगे 7 4 11 9 10 1 11, और जब घटाएंगे तो 83, यानी संख्या 111 से कट जाएगी और 183 से, सॉरी 111 से कट जाएगी और 83 से कट जाएगी। अब 111 जो है इससे नहीं कटी तो इसके फैक्टर से कटेगी, और इसका फैक्टर होता है 3 और 37, यानी संख्या 3 से कटेगी, 37 से कटेगी और 83 से कटेगी। तो ऑप्शन में क्या है? 37 बट नॉट 83 गलत, 83 बट नॉट 37 गलत, बोथ। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो 37 भी है और 83 भी है। क्लियर। 3 होता तो वो भी सही हो जाता, 111 होता तो वो भी सही हो जाता। बात क्लियर है। दोनों का गुणा होता तब भी सही हो जाता। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। कह रहे 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है। ध्यान दो, अगर 3 अभाज्य संख्याएं तुम्हारी a प्लस बी प्लस सी हैं और उनका योग कितना है? 72, यानी कि एक सम संख्या। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आ जाए और उनमें पद यानी ये इनकी संख्या विषम रहे और उनका योग एक सम संख्या बन जाए, तो उसमें एक हमेशा 2 रहेगा। तो 1 2 हो गई तो तुम सीधे निकाल सकते हो b प्लस सी बराबर 2, घटा दो कितना? 70, डायरेक्ट लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, वहां पर बात सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, उसका आंसर 67 होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का है जिसमें आपको 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 दिया जाता है और उसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या। अब देखो 3 हो गई और 100 सम संख्या, 2 पहले घटा दो तो बचेगा कितना? 98, उसमें आंसर 67 होता है। उसको भी मैं करा दूंगा। अब संख्याओं का योग कितना हो गया? 70, और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, यानी b माइनस सी कितना है? 24। अब पुराना रूल लगा दो, सेम संख्याएं जुड़ी हैं, सेम संख्याएं घटी हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे। 70 माइनस 24 बटा 2, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ से बन गया कितना? 90 94। तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ से कितना बन गया? 94, 94 का आधा 47, और इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए 46, 46 का आधा 23। तो एक संख्या तुम्हारी कौन सी हो गई? 47। 23 सही नहीं ऑप्शन में, 47 सही हो गया। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपका लिखा है, देखो सीरीज 2 चल रही है, एक प्लस से एक माइनस से, तो अलग कर लो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और इस तरह कहाँ तक जाएगी? 60 तक नहीं, इसके 30 पद लेने हैं, क्योंकि टोटल पद कितने हैं? 60। तो आधे इसके होंगे और आधे उसके होंगे। तो इसके हमें कितने पद लेने हैं? 30 पद लेने हैं। कोई दिक्कत? अब अगर 30वां पद मिल जाए तो काम हो जाए। तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो, दुगुना कर दो, निकलेगा डायरेक्ट। बताया जाए, देखो डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे? समांतर श्रेणी याद करो। 30वां पद, तो अंतर कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है, बढ़ रही है सीरीज, 2 से बढ़ाएंगे तो 30, यानी 1 कम करके 29 दूना 58, 29 दूना 58 प्लस 1, यानी कि 30वां पद तुम्हारा क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। याद करो समांतर श्रेणी कैसे निकालते थे। उसके बाद सीरीज चल रही -10, -12, -14, इसके भी कितने पद लेने हैं? 30। तो बताओ 30वां पद अगर इसका निकालना है, कौन सा पद? 30वां पद। 30वां पद कैसे निकलेगा? वही काम करो, देखो 2 का चल रहा है ना, तो 29 दूने 58,
29 दूनी 58, घट रही है सीरीज। तो पहला पद क्या है -10, यानी कि तुमको इसका जो 30वां पद होगा वो -68 मिलेगा। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके यानी कि इस वाली श्रेणी का अलग योग निकाल लो, इस वाली श्रेणी का अलग योग निकाल लो। अगर पहले वाली श्रेणी का योग निकालूं तो 1 + 59/2, पहला प्लस अंतिम बटे 2 गुणे पदों की संख्या 30। इस वाले को हल करें तो -10 -68/2 गुणे 30, इन्हीं को हल करना है। 30 देखो कॉमन है तो 30 आप बाहर कर सकते हो, 30 आप क्या कर लो बाहर कर लो, या 30/2 बाहर कर लो। अंदर यहाँ कितना बचा 60, यहाँ पे कितना बचा -78 बचा, आए कितना -18, 30/2 -18, इधर से काट दो -9, इधर तुम्हारा 9 3 27 -270, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा एक धनात्मक पूर्णांक d से है कि एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 8 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इस क्वेश्चन को कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया गया है। देखो जब d से विभाजित करते हैं तो 25 शेष आता है। अब संख्या कै गुना किया गया 8 गुना, जितने गुना संख्या करे उतने गुना शेष को कर दो, तो कितना हो गया 200। अब अगर इस संख्या को मैं d से भाग करता हूं तो मुझे शेष कितना प्राप्त होता है 8। अब एक चीज आप सोचो, अगर यहां से शेष तुमको 8 मिल रहा है तो अगर शेष 8 मिला तो अगर हम 8 को इसमें से माइनस कर दें तो जो भी मान मिलेगा उससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है d की वैल्यू जो है वो 192 हो सकती है, क्योंकि अगर हम 192 से 200 भाग करेंगे तो 8 शेष आ जाएगा। अब संख्या या तो 192 होगी, ये 192 के फैक्टर होंगे। अच्छा 192 के फैक्टर कई सारे बनेंगे, तो हमें वो फैक्टर लेने हैं जो 25 से बड़े हों, जो 25 से क्या हों बड़े हों, क्योंकि संख्या को जब हम d से भाग करते थे तो 25 शेष बचता था, और 25 शेष तभी बचेगा जब संख्या 25 से बड़ी हो। तो एक ऑप्शन आपका ये 24 लिखा है सीधे हट जाएगा। ठीक, अब हमें ऑप्शन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 192 के फैक्टर से करेंगे, क्योंकि 24 तो होगा नहीं, 25 से छोटा है। देखो 28 से कटेगा नहीं 192, 36 से भी निकलेगा, 36 पंचे 180, उसके आगे जाएगा नहीं तो बचा क्या 32, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखो इसके क्वेश्चन का मतलब है कि 9 को 99 बार लिखा जाए। कितनी बार लिखा जाए 99 बार, ऐसे लिखते जाओ, संख्या n बनेगी, और इसे भाग का ऐसे करना है 13 से। तो ध्यान रखना 13 की प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी अंक को 6 बार लिख दिया जाए, यदि किसी अंक को कितनी बार लिख दें 6 बार, तो वह 13 से क्या होती है पूर्णता विभाज्य होती है। 13, 37, 3, 11 इनसे पूर्णता क्या होती है विभाज्य होती। तो अगर हम इन 9 को 6 बार लिखेंगे तो कट जाएगा। तो ये 9 लिखे कितनी बार है 99 बार। अब 99 बार अगर लिखें तो 6 बार इसका अगर हम पेयर बनाएंगे तो 16 छाके 96, 99 का 9 क्या कट जाएंगे। कितने 9 बचेंगे खाली 3 9। 3 बार 9 लिख दो और उसको 13 से क्या कर दो भाग कर दो। 13 सते 91, बचा कितना 8, आया 9, 13 छंग 78, कितना बच गया शेष 11, यानी आंसर कौन सा सही हो गया ए वाला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 73 क्यूब -40 क्यूब -33 क्यूब के गुणनखंड की कुल संख्या। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो गुणा में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में। तो आपको करना कुछ नहीं, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, यदि a + b + c बराबर 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 73 प्लस में है, 40 माइनस में है और 33 माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 73 और प्लस का 73, यानी 0 बना देंगे। तो ये जो पूरा इक्वेशन आपका लिखा हुआ है इसकी एक वैल्यू तुमको मिल जाएगी कुल मिला के 3 × 73 × 40 और × 33।
देखो गुणा के फॉर्मेट में आ गया। अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए। 73 कोई फैक्टर होगा नहीं, 40 का हो जाएगा 8 और 5, 33 का हो जाएगा 3 और 11। अब कंबाइन करके लिख दो, जैसे यहाँ से 2 की घात 3 बन जाएगा, इससे 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 5 की घात 1, 11 की घात 1 और 73 की घात 1। अब कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं। तो जब पावर में एक जोड़ोगे तो 3 1 4, इसमें एक जुड़ेगा 3, अब पावर में +1 कर देते हैं। यहाँ पे +1 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद सबका क्या कर देना है, गुणा कर लेना है। सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 चौका 96, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल रुपए 57,500 को 5%, 8% और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने कुल रुपए 57,500 को 4%, 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% पर निवेश की गई राशि क्या थी। देखो यहाँ पर उसने ब्याज समान कहा है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक में ब्याज समान होगा और एक क्वेश्चन आपसे कहेगा राशियां समान हो जाए। तो जब राशियां समान होंगी तो इसका मतलब मिश्रधन बराबर करना है, और जब ब्याज समान हुआ तो इसका मतलब सिर्फ ब्याज समान किया जाएगा। तो देखिए फिर कैसे लगाना है। सीधे कह रहा है ब्याज को बराबर कर दीजिए, तो आप सीधे ब्याज क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए पर 4%, बी पर 5% और सी पर 8%, और ये आपस में क्या है, बराबर है। अब यहीं से इनका रेशियो ले लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 तरह से लिख सकते हो, ए का लिखो तो 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/8 आएगा। दूसरा तरीका होता है तीनों का लासा लेके सबसे भाग कर दो। अगर मैं 5, 8 और 4 का लासा लूँ तो हमें कितना मिलेगा, 40। कितना मिलेगा, 40। अब 40 से 4 में भाग करेंगे 10, 5 से भाग करेंगे 8, 8 से भाग करेंगे 5, तो ये तुम्हारा रेशियो हो गया। ठीक है। अगर बटे में होता है तो डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन साथ में रहता है तो एलसीएम करके लगाया जाता है। जैसे ये तुम्हारा बन गया तो देखो टोटल यहाँ से कितना बन गया, 23। कितना बन गया, 23। और 23 की वैल्यू कितनी दी गई है, 57500। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 23 से डिवाइड कर दीजिए, 23 दूनी 46, बचा 11 हो गया 115। तो 23 पंचे 115, यानी एक की वैल्यू हो गई 2500। और मुझसे पूछा किस पर, 5% पर। किस पर पूछा, 5% के सामने कौन है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 से गुणा करा दीजिए, 25 × 200, यानी कौन सा आंसर हो गया, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहली गलती जो होती है, लोग सीधे लिखेंगे कि विक्रय मूल्य का 2 गुना बराबर प्रॉफिट का 3 गुना, और यहाँ से वो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो बना लेते हैं, और फिर यहाँ से सीपी की वैल्यू 1 बना लेते हैं। 1 बन जाए ना भाई, 2 का लाभ 3 में बेचने पर तो क्रय कितना होगा, 1। तो फिर यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज जब लिखेंगे 2/1 यानी 200 लगा देंगे। ठीक, ऑप्शन में है नहीं, लेकिन होता तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं। तो ये तरीका जो है वो गलत, लगाएंगे हम भी लोग ऐसे ही, लेकिन ये क्या है, गलत है। गलती कहाँ होगी वो अब देखिए। हमेशा ध्यान रखो, जितना विक्रय मूल्य बढ़ेगा लाभ भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन गुना में नहीं, अंतर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो पहले एसपी था कुछ, बाद में हो गया 2 SP। ठीक, तो भाई कितना बढ़ा है, एक ही एसपी तो बढ़ा है खाली। ठीक, उसी तरह प्रॉफिट रहा होगा P, बाद में हो गया 3P, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 2P। बात समझ रहे हैं ना। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो अंतर बराबर किए जाते, ना कि डायरेक्ट बराबर करना है। ठीक, क्योंकि जितने रुपए आप एसपी बढ़ाएंगे उतने रुपया लाभ बढ़ेगा, तो ये इसका रेशियो बन जाएगा।
यहाँ से जब आप SP लिखोगे तो 2, प्रॉफिट लिखोगे 1। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे CP। तो CP कैसे निकलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो CP हमेशा छोटा यानी अंतर करके, और यही लॉस होता तो बढ़ा करके। तो अब 1 खरीद पर 1 का लाभ, तो 1/1 परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी आंसर कितना आ गया 100%। बात क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये वाला रॉन्ग क्यों हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि लोग डायरेक्ट इस तरह लगा देते हैं। 200 होता तो बहुत सारे लोग आंसर टिक कर दिए होते। एक्चुअल जो तरीका है वो ये है कि अंतर इक्वल करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच हैं, यदि 6 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठते हैं तो पूरी कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि 7 विद्यार्थी बेंच पर बैठते हैं तो उचित व्यवस्था के बाद भी 5 छात्रों के लिए सीट होती है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो हम लोग कैसे लगाएंगे, हम ये मान ले रहे हैं कि क्लास में जो बेंच हैं, क्या चीज़ भाई, बेंच, उनकी संख्या जो है वो x है। क्लियर, अगर मैं एक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठा हूं, x बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 6x बैठेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस व्यवस्था के लिए एक बेंच की और आवश्यकता होगी, इसका मतलब 6 लड़के और बैठ सकते हैं। नहीं सुन भाई, एक बेंच मतलब कितने लड़के बैठ सकते हैं, 6 लड़के। हमने माना कक्षा में टोटल बेंच कितनी है x, कुल बेंच है कितनी x। ठीक, तो एक बेंच पर 6 लड़के बैठे तो 6 बेंच पे 6x हुआ। ठीक, अब 6x लड़के बेंच पे बैठ गए, एक बेंच की और आवश्यकता थी, मतलब 6 लड़के और थे, तो ये टोटल लड़के हो गए। दूसरा केस, अगर एक बेंच पर 7 लड़के बैठते तो टोटल लड़के कितने हो जाते हैं 7x। समझ रहे हैं, अगर एक बेंच पे 7 लड़के बैठते टोटल लड़के कितने हो जाते 7x। इन क्वेश्चन का जब 7 बैठते हैं तो 5 और बैठ सकते थे, यानी 5 जगह क्या थी, खाली थी, 5 जगह क्या थी, खाली थी। तो ये भी कुल लड़के हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। x बराबर क्या मिल गया 11, x बराबर क्या मिल गया 11। अगर पूछता बेंच की संख्या कितनी है तो 11, लेकिन छात्रों की संख्या पूछा, छात्र टोटल यही तो है, इसको पकड़ो यहाँ से 6 गुणे 11 प्लस 6, 66 से कितना हो गया 72, यानी लड़कों की संख्या कितनी 72। यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, इसमें पुट कर सकते हो 11 सते 77 माइनस 5 72, दोनों केस के आंसर आ सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा 20। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी लग सकता था, अगर ऑप्शन होता तो मैं आपको उससे बता देता ऑप्शन से भी कैसे लगाने। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जब हम इस तरह क्वेश्चन लाएंगे तो ऑप्शन जरूर रखेंगे, वहाँ पे हम उसको ऑप्शन से भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। क्लियर बात, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है, 2.5 घंटे में भर जाता है। कितने पाइप निकासी के पाइप थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, देखिए इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है, एलिगेशन से भी लगा लेते हैं, बिना एलिगेशन के भी लगा देते हैं, तो जैसे आप कहेंगे हम उस प्रकार से इसको लगा देंगे। चलिए देखिए पहले इसको हम लगाते कैसे वो देखते हैं। देखो पहले हम देखते हैं कि भरने वाला जो है वो 14 घंटे में क्या कर देता है, भर देता है। खाली करने वाला 35 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 70 और 35 दूना 70। जब यहाँ तक पहुँच जाएं तो ये इनकी क्षमता हो गई। अब वो क्षमता निकालो जब सब एक साथ चलेंगे, तो जब सब एक साथ चलेंगे तो क्षमता कैसे निकलेगी, 70 काम था और काम खत्म हो जाता तो 2.5 घंटे में। तो यहाँ से जब क्षमता बनाओगे तो 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, यानी कि सबकी क्षमता कितनी होगी 28 होगी, तब ये काम जो है
वो हमारा पूरा 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 2.5 घंटे में। ठीक, अब देखिए ये इनका टोटल क्षमता हो गई और अलग अलग क्षमता ये है। एक की क्षमता 5 थी, इनकी क्षमता 2 है, और कुल क्षमता कितनी होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। कोई भी इस तरह क्वेश्चन आया तो काम को लास्ट में टोटल समय से भाग करके उनकी क्षमता बनाएंगे। अब जब ये बन गया तो देखिए हम मान ले रहे हैं कि x पाइप भर रहे थे, टोटल पाइप थे कितने? 28। 28 माइनस x पाइप क्या करेंगे? खाली करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये भरने वाला है प्लस में रहेगा, खाली करने वाला क्या में रहेगा? माइनस में रहेगा। अब देखो यहाँ से 5x, इधर से -2x, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 2 7x, और माइनस 28 दूना 56 बराबर 28। बात क्लियर है? यहाँ से अगर मैं 7x बराबर लिखना चाहूँ तो 7x बराबर 56 जाके इधर जुड़ जाएगा, 56 जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x कौन से हैं? भरने वाले। देखो 5 के साथ लिखो ना, 5 भरने वाला था, तो ये कौन से हो गए? भरने वाले। अब ये हो गए भरने वाले, तो खाली करने वाले फिर कितने बचे? 28 से घटा दो 16। तो आंसर कितना हो गया? 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा दें। यहाँ तक कोई डाउट है? इसी को एलिगेशन से लगा दें, एलिगेशन से लगा दिया जाए। चलिए देखिए एलिगेशन से कैसे लगाएंगे। जब इसको एलिगेशन से लगाएंगे तो सेम प्रोसेस वही करना है। पहले भरने वाला 14 घंटे में, सेम प्रोसेस वही करिए। एलिगेशन से लगाने के लिए भरने वाला 14 घंटे में, खाली करने वाला 35 घंटे में, एलसीएम हो गया 70, इधर बन गया 5 और इधर बन गया 2। ठीक, अब ध्यान दो, 1 घंटे में कितना काम होगा? 5। ठीक है, अब इसी 70 काम को करने में लग रहे हैं 2.5 घंटे। इसका मतलब 1 घंटे में काम हो कितना रहा है? 28। भाई दशमलव इससे भाग करो, 28 होगा, तभी तो टोटल काम होगा। अब देखिए हम ये अगर एलिगेशन से लगाना है तो पहली बार ये मान के चलो कि सभी नल भर रहे हैं, और अगर सभी भर रहे हैं तो एक नल भरेगा 5, नल हैं कितने? 28। तो टोटल कितना भरा जाएगा? 140। 28 पंचे 140। ये पॉजिटिव वर्क करेंगे। ठीक है, अब अगला खाली कर रहा है 2 की स्पीड से, और जब 2 की स्पीड से खाली करेगा तो 28 दूने 56, सभी नल अगर खाली करेंगे तो 56 यूनिट खाली कर देंगे। लेकिन ना तो टंकी को खाली करना है ना ही कुछ करना है, अगर इनको मिला दें तो 1 घंटे में 28 काम करना है। 28 काम काहे का? पॉजिटिव का करना है। बात क्लियर है? अब देखो इधर का जब घटेगा तो माइनस साइन बदल जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा कितना? 84। और इधर जब घटेगा तो बचेगा 112। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताएं। की बात क्लियर हो गई? अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, रेशियो ले लीजिए। जब इसका आप रेशियो लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3:4। कितने का रेशियो हो जाएगा? 3:4 का। तो टोटल यहाँ से कितना बन गया? 7। 7 मतलब कितने नल? 28। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब 1 की वैल्यू जब 4 हो गई तो देखो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 16, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तुमसे पूछा कौन सा था? खाली करने वाले ने 16। तो एलिगेशन से इस प्रकार लगा सकते हो, 16 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां रुपए 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सी को बेचता है। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ कुल 2080 होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो टाइम टेकन होगा, हम इस लोग शिफ्टिंग से लगाते हैं इसको। एक हो गया मेज और एक हो गया कुर्सी। मेज को बेचता है 10% प्रॉफिट पर, कुर्सी को बेचता है 20% प्रॉफिट पर। शिफ्टिंग हमेशा बड़े वाले में लगाई जाती है, तो बड़े वाले को छोटे के हिसाब से ब्रेक कर दो, 10% प्लस 10%। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक 10% ले लेंगे कामन। ये वाला 10% क्या हो गया? कामन हो गया।
और इस 10% को हमारा क्रय कितना था 15,400। तो अगर मैं मान लूँ सिर्फ 10% का लाभ होता तो इस पर 10% का अगर लाभ हो तो हमें कितने रुपए लाभ के मिलेंगे 1540 मिलेंगे। ठीक, लेकिन लाभ हो कितने का रहा है 2080। तो भाई साहब 2080 के लाभ में 1540 हमारा किस पे निकल गया 10% पे निकल गया। अगर मैं कॉमन कर दिया तो मेरे पास फिर यहाँ बचा कितना, इसको माइनस कर दीजिए 540। ये 540 जो लाभ बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, इस 10% की वजह से। इस 10% की वैल्यू कितनी हो गई 540। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। कितनी हो जाएगी 5400। इसका मतलब कुर्सी का सीपी कितना हो गया 5400। कुर्सियों का क्रय कितना हो गया 54। कुर्सी के सामने है ना, कुर्सी क्रय 54। लेकिन यहाँ पे कुर्सियाँ हैं कितनी 9। तो हमें बताना कितनी कुर्सी का है 3। तो 9 3 कब बनेगा जब इसमें 3 से क्या कर दें भाग। तो 3 का भाग उधर तो 3 का भाग इधर। तो यहाँ पे बची 3 कुर्सी और इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो 3 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना मिल गया 1800। बात क्लियर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि समान मूलधन के लिए 4 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा यदि दर 33.33% प्रति वर्ष है। अब ये बताओ 33.33 का मतलब क्या होता है 1/3। इसका मतलब 3 की वैल्यू 4। कै साल जाना है 4 साल। तो ये कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया 16 चौके 64 दूना 200, 64 चौका 256। ये हमारा है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये तरीका कौन सा है सीआई का। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 175। कोई दिक्कत। अब ये हो गया सीआई। एसआई निकालना है। एसआई कैसे निकलेगा, ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा। तो बताओ 1 साल का मूलधन कितना होगा 81 का 1/3 यानी कितना 27। लेकिन हमें लेना कितने साल का है 4 साल का। तो 27 चौके 108। ये तुम्हारा एसआई हो गया। 1 लाइन क्वेश्चन था। हमें रेशियो किसका लिखना है सीआई और एसआई का। तो सीआई कितना है 175, एसआई कितना है 108। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 1 लाइन में कुछ करना ही नहीं था भाई, सीधे वर्ष को कन्वर्ट, डेट को कन्वर्ट कर दिया। 4 साल का था मैंने पावर 4 कर दिया। अब ये जो हमारा 81 मिला है ये एज ए मूलधन काम करेगा। तो मूलधन 81 हो गया, मिश्रधन 256। तो यहाँ से जो अंतर मिलेगा 175 का, ये हमारा सीआई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन 81 है ही है, ब्याज 1/3 मिल रहा। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 27। कितने साल जाना है 4, 27 चौके 108। कोई दिक्कत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए भाई, लिखा एक केन 2 प्रकार के तरल ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक केन 2 प्रकार के तरलों ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि केन से, ए नहीं रहेगा यहाँ पे आपका केन रहेगा, यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी मात्रा में तरल बी भर दिया जाए तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। केन की क्षमता कितनी है। इसमें प्रारंभ में द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी केन की क्षमता पूछा, सिर्फ क्षमता पे ध्यान देना। देखो ऐसे क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, जैसे आपने माना कि ए और बी 2 तरल हैं, शुरुआत में रेशियो था 7:5 का, ठीक। अब इसमें से 9 लीटर निकल गया, तब भी रेशियो कितना रहेगा 7:5। अब क्वेश्चन का कि इसमें इसने बढ़ाया किसको, बी को, इसको +9 कर दिया है, तो रेशियो हो गया 7:9। ठीक। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर इसकी मात्रा x मानूं तो यहाँ पर भी मात्रा x ही होगी, क्योंकि जितना आपने निकाला था उतना ही क्या कर दिया, मिला दिया। तो प्रारंभ में मात्रा और बाद की मात्रा दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से लगाते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। क्योंकि जो मात्रा यहाँ पे होगी वही मात्रा
यहाँ पे होगी। बस फ़र्क क्या होगा कि पहले 7:5 में बटेगा, अब 7:9 में बटेगा। उसने मिलाया किसको है, बी को, तो ए की मात्रा सेम होनी चाहिए। देखो ये दोनों पहले से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बढ़ा कितना है, 4 यूनिट, और 4 की वैल्यू है कितनी, 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है भाई मिश्रण की, 16। चाहे ये x का हो, ये 16, बात एक ही है। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 गुणे 16, यानी 36। प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 36, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पर है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 36 लीटर। अब अगर तुमसे प्रारंभ में बी की मात्रा पूछा था तो इस 36 को 7:5 में डिवाइड कर देते बस। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी का औसत m है। अब बताओ अगर इनका औसत m है तो इनका योग हम 3m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, सीधे सीधे बताइए। अगर औसत 3 संख्याओं का औसत m है तो उनका योगफल 3m हो जाएगा। हमसे पूछा a² + b² + c² का औसत, तो देखो a² + b² + c² मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर, और ये बराबर पता है किसके होता है, अलजेब्रा फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखो कितना दिया, 0, तो ये वाला पूरा हिस्सा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है तो a² + b² + c² बराबर, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 3m, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और m का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमें इसका औसत बनाना है, तो औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत के लिए संख्या कितनी, 3, तो बटे में कितना आ जाएगा, 3, तो इधर भी बटे में कितना आ जाएगा, 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3m स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर तथा विपरीत 25 किलोमीटर कुल 8 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर कुल 11 घंटे में जाता है। धारा की चाल बतानी। इसको समझते हैं और बहुत आसान तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस प्रकार से लगाना, धारा के अनुकूल x + y, धारा के विपरीत x - y, और उसके बाद टाइम। ठीक, अब देखो धारा के अनुकूल यानी प्लस 39 गया, ठीक, धारा के विपरीत यानी कितना गया, 25 गया, तो उसे समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, धारा के अनुकूल 52, देखो आगे पीछे लिखा है, धारा के विपरीत 35, तो समय कितना लगा, 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब इतना डाटा तुम्हारा बन जाए, ठीक, तो अब देखो इसमें करना क्या है, या तो x - y या फिर x + y, दो में से किसी एक को बराबर करना है। तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक, अगर इसको बराबर करना है तो ये वाली लाइन देखना, ये लिखा है 13 × 3, ठीक, और ये लिखा है 13 × 4। अब बताओ 13 हो गया कॉमन, तो ऊपर वाले में अगर 4 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 3, तो ऊपर वाले में गुणा अगर 4 से कर दें और नीचे वाले में 3 से, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जैसे ही ये हो गया, देखो जैसे ही ये चीज़ बन जाए तो अब देखो करना क्या है, जिस वाले को बराबर करते हैं उस लाइन के सामने काम खत्म कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, 25 चौके 100 और 8 चौक 32, फिर 3 से गुणा करो, 35 × 3 = 105 और 11 × 3 = 33। फिर लेना है डिफरेंस, इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस। इधर हो गया 5 किलोमीटर और इधर हो गया 1 घंटे। बात क्लियर, 1 घंटे। तो यहाँ से अगर स्पीड निकालें 5/1 यानी कि
5 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड निकली है ये वहाँ पे निकली जहाँ पे डाटा बराबर नहीं किए, तो ये 5 कौन सा हो गया, x माइनस वाई, ये हो गया 5। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं, जैसे ये 5 मिल गया, इस 5 को इन दोनों में से किसी एक जगह पे रख दो। ये है दूरी, दूरी बटा चाल, अगर हम 5 यहाँ पे रख दें, दूरी बटा चाल हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ 5 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल घंटे यहाँ है कितने, 8। इसका मतलब इधर कै घंटे बचा है, 3 घंटे। बात समझ में आई। ये 5 जो निकला x माइनस वाई मिल गया, इस 5 से इसमें भाग कर दिए, 5 घंटे हो गया, टोटल घंटे लगे 8, यानी कै घंटे बचे 3। अब अगर 3 से इसमें भाग कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 13 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, मुझसे पूछ रहा है धारा की चाल। धारा मतलब छोटा, वो छोटा मान निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों को घटा कर 2 से भाग, घटा कर 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। बात समझ में ना आए तो एक बार इसको फिर से देखिएगा, बैक करके 2-3 बार रिपीट करके देखिए, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत। जब भी आपसे प्रथम यानी कि प्रारंभ से 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो एक शॉर्टकट ध्यान रखना, सबसे पहला काम है लास्ट की सम ज्ञात करना। सबसे पहला काम क्या है, लास्ट का सम, संख्या ज्ञात करना। अब बताओ अगर 20 संख्याएं लेनी है तो लास्ट की सम के लिए इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा, यानी आखिरी वाली सम संख्या कौन सी होगी, 40। अब इसका औसत निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 40 के आगे की 2 क्रमागत संख्याएं ले लेंगे, 40 गुणे 42, और इसको 3 से कर देंगे भाग। ये तरीका हमेशा लगेगा जब भी आपसे प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे। तो लास्ट वाला सम निकालो, उसके बाद की 2 क्रमागत संख्याएं लेके गुणा करके 3 से भाग कर दो, 3 से इसको काट दो, 14 तियां 42। अब 14 से गुणा करो, 14 का नम 14, 14 चौको 56, 1 57, यानी 574 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं मिल जाए तो फिर आप हमको बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चल जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर भरने में लगता है, कोई बात नहीं। दूसरा टैंकर पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से, अब यहाँ पे तेजी से मतलब ये नहीं कि वो 5 लेगा तो 15 लेगा, वो अगर वो 5-10 लेगा तो उससे कम लेगा 5 घंटे। तेजी का मतलब ये है वो तीसरे टैंक से 4 घंटा धीमे भरता है, कोई बात नहीं। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग पहले, 1 टैंक, 2 टैंक और तीसरा टैंक। ठीक, तो ध्यान देना दूसरा वाला कॉमन हो रहा है ना, दूसरा वाला क्या हो रहा है, कॉमन। तो दूसरा टैंक जो तीसरे टैंक से 4 घंटे धीमे, यानी अगर ये टी समय लेगा तो इनको 4 घंटा धीमे मतलब 4 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, T+4। यहाँ धीमे का सेंस है ज़्यादा समय ले रहे हैं, और पहले वाले से 5 घंटा तेज है, या फिर आप कह सकते हो पहला वाला इनसे 5 घंटा स्लो है, तो +9 हो रहा है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में ऐसा ही होता है जहाँ पर A प्लस बी जो है अगर वो लेता है x और A ले अकेले x+a और B ले अकेले x+b, तो यहाँ से जो x होता है वो √ab होता है वर्क एंड टाइम। ठीक, तो उसी कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे t है ना, इधर t में बढ़ा, यहाँ भी t में बढ़ा, तो यहाँ से अगर सिर्फ t निकालना है तो आपको कुछ से कहीं करना, रूट के अंदर 9 गुणे 4 कर दीजिए, तो यहाँ से तुमको कितना मिल जाएगा, 6। इसका मतलब इसको लगेगा 6 घंटे, इसको लगेगा 6×4 10 घंटे, इसको लगेगा 9×6 15 घंटे। जो पूछे वो निकाल दीजिए। अब बताओ पूछा क्या, पहला टैंकर, तो पहला टैंकर के लिए कितना लग रहा है, 15 घंटे। आंसर कितना हो गया, 15। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद 52 और 184 है, श्रेणी का योग 14-16 है, तो श्रेणी का सारवांतर।
अब सार्वंतर निकालने के लिए ए और एन पता होना चाहिए। एन मुझे पता नहीं, पहले एन निकाला जाए। तो एन निकालने का तरीका देखो क्या है, सिंपल वाला तरीका लगाते हैं हम लोग। अंतिम और पहला पद पता है ना, तो योगफल क्या होता है, अंतिम पहला प्लस अंतिम बटे 2 गुणे एन बराबर 14 16, यही मिलेगा। ना पहला प्लस अंतिम बटा 2, यही मैंने लगा दिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एन का मान निकाल लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 236 गुणे एन बराबर 2 गुणे 1416, 6 छंग 36, 23 छक्का 6 बार में कट जाएगा ये, 6 दूनी 12। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, डी। तो डी के लिए देखो क्या कर सकते हैं, अंतिम पद पता है ना, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वांतर यानी डी प्लस 1 बराबर कुल पद। कुल पद कितने हैं, 12। एक जाके उधर घट गया, कितना हो गया 11 गुणे डी बराबर, इसको माइनस कर दो 132, 11 से काट दो, 11 गुणे 12 132 होता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन था। ये समांतर श्रेणी का ही, ये भी क्वेश्चन किसका था, समांतर श्रेणी का। फार्मूला मैंने नहीं लगाया एसएन वाला, बिना फार्मूले के भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने काम किया 9 दिन में, बी ने काम किया 18 दिन में। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेले पूरा कार्य करता है। काम पूरा करने के लिए मजदूरी 13,500 रुपये है, तो ए का हिस्सा। देखो जब भी वेजेज वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा जितना काम उतना पैसा, ये ध्यान रखिए, जितना काम उतना पैसा। तो मुझे सिर्फ ये पता है कि बी ने काम किया कितने दिन है, 2 दिन। ए का तो पता नहीं ना कितने दिन काम किया है, तो हम ये निकालें बी 2 दिन में कितना काम किया, तो अपने आप पैसा निकल जाएगा। तो बी अगर 18 दिन में काम खत्म करता है, तो 1 दिन में 1/18 करेगा कि नहीं करेगा, और कितने दिन किया है, 2 दिन किया है, इसका मतलब 2 दिन में वो 1/9 काम करेगा। अब बताओ अगर 1/9 काम बी ने किया, 1/9 काम अगर बी ने किया, तो बचा कितना काम, 8/9, और 8/9 कौन करेगा, ए। तो जितना काम उतना पैसा, तो पैसा है कितना 13,500, इसका कितना ए को मिलेगा, 8/9 मिलेगा। 9 से काट दो, 15 9 या 135, 15 8 120, ये तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म बात। ये वेजेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लगभग क्वेश्चन इसी तरह से लगाएंगे जैसे ये दिए गए। ये ओरल लग जाते हैं, हम वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे, पहले क्षमता निकालें फिर दिन निकालें, वो सब करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब का मान क्या होगा। देखो ये भी क्यूब में है, तो जैसे इस तरह क्वेश्चन दिखे आपके दिमाग में तुरंत ये वाला आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कब, ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। तो देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। देखो 70 20 90 माइनस 90 कितना बन गया, 0। तो इस पूरे पैटर्न का आंसर सीधे आपको लगाना है 3abc, यानी 3 गुणे 70 गुणे 20 गुणे 90, लेकिन 90 का आएगा माइनस, आंसर आएगा माइनस है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों चेक कर लो। 7 21 2 9 दूनी 18, इकाई पे 8 होगा, यानी ये आंसर ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए। देखिए बहुत आसान है ये, पहले इनके रेशियो लिख लो, एक तरफ स्प्रिट और एक तरफ
पानी। पहले रेशियो था 4:1 का एक कंटेनर में, दूसरे में है 11 और 4 का, और तीसरे में है 7 और 3 का। तीसरे में 7 और 3 का। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है इनकी मात्राओं को बराबर करना। अब मात्राएं बराबर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 15, यहाँ पे कितनी है 10। बराबर करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो। इस पूरे का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे गुणा का एस होगा 6 से, यहाँ का एस होगा 2 से, यहाँ का एस होगा 3 से। बात क्लियर? इसमें कोई डाउट है? इसके बाद देखो, अब पहले वाले का मुझे लेना कितना है, यहाँ देखिए ऊपर ये पहले वाले का रेशियो कितना है 2, तो पहले वाले में 2 से गुणा। ठीक, अगले वाले कितना है 3, तो 3 से गुणा। फिर अगले वाले कितना है 4, तो कितने से गुणा 4 से गुणा। यानी फाइनली ऊपर वाले में गुणा किससे होगा 12 से, नीचे वाले में 6 से, उससे नीचे वाले में 12 से। देखो जब गुणा कर देंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन 12 चौक 48 और 12 एकन्नम 12। नीचे वाला ये वाला देखो क्या बनेगा, इसमें गुणा होगा 6 से, 11 छक्के 66 और 6 चौक 24। क्लियर? आगे वाला देखो क्या बनेगा, यहाँ 12 से होगा, 12 सत्ते 84, 12 36। अब जिस रेशियो में कंटेनर थे उसी रेशियो में हो गए। अब इनको कह रहा है मिला दो, तो आप इनको क्या करिए मिला दीजिए। जैसे ही मिलाएंगे इधर साइड यहाँ पे टोटल हो जाएगा 198, कितना बन जाएगा 198, और इधर हो जाएगा 72। ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं तो रेशियो ले लीजिए, काट दीजिए भैया, 9 से काट दो पहले, 22 और 8, फिर 2 से काट दो 11 और 4। तो ये ऑप्शन है कहीं पे, ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन। आपका क्या हो गया सही हो गया। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन आज के जो कंप्लीट हो गए हैं। इनके आप 2-3 बार जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप कमेंट करिएगा, प्रैक्टिस इसकी जरूर करें। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर टॉपिक को टच किए गए हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए। टॉपिक वाइज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो हफ्ते में 2 प्रैक्टिस और 4 दिन आपके टॉपिक को लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत।